देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने जो चीज डिस्कस करनी है दैट इज नंबर 1 क्वेश्चन। हमने आपको याद होगा तो कल हमने डिस्कस किया था कि आपके पास 5 चीजें ऐसी हैं जिनकी बेस पे आपकी कंसेंट फ्री नहीं होती। उनमें से सबसे पहली चीज है क्वेश्चन, यानी कि जबर। अब जबर का मतलब ये होता है कि जबरदस्ती किसी से कोई साइन करवाने। अब जबरदस्ती में क्या कुछ आ सकता है वो हमें क्वेश्चन की डेफिनेशन बताएगी। डेफिनेशन ये कहते हैं कि क्वेश्चन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग, सिर्फ करना नहीं, करने की धमकी देना भी। कमिटिंग और थ्रेटनिंग, किस चीज की कमिटमेंट या किस चीज की थ्रेटन? टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय पाकिस्तान पिनल कोड। अब ये पाकिस्तान पिनल कोड जो है ये बेसिकली बताता है कि आपके सजाएं जहां पे लिखी हुई हैं, जहां पे जुर्म लिखे हुए हैं कि जी ये अगर कोई बंदा जुर्म करेगा तो उसके ऊपर ये सेक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई बंदा धोखा देगा तो उसके ऊपर सेक्शन 420, जिसको कहते हैं ना ये तो 420 आदमी है। 420 आदमी का मतलब क्या? फ्रॉड। अब वो फ्रॉड का सेक्शन 420 है, ठीक है। हम कहते हैं जनाब ये तो चलता फिरता 302 का केस है। वो 302 का केस क्या है? सेक्शन 302, ठीक है। ये सारे के सारे सेक्शन, ये सारे के सारे जुराइम सजाएं कहां पे लिखी हुई हैं? पाकिस्तान पिनल कोड में, पीपीसी के अंदर। अब पाकिस्तान पिनल कोड जो है ये आपको बताता है कि जनाब कोई भी बंदा, उसका जो भी जुर्म वगैरह है उसका जिक्र यहाँ पे मौजूद है। कहते हैं जी अगर किसी चीज का जिक्र इनके जिससे पाकिस्तान पिनल कोड मना करे, यानी कि कोई ऐसा काम जो कि जुर्म हो, उस काम को करना या करने की धमकी देना। मतलब मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा अगर तुमने पेपर साइन नहीं किया। अब कत्ल करना या करने की धमकी देना, दोनों सिचुएशन में क्या है? क्वेश्चन। क्वेश्चन वो तो केस लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान पिनल कोड कहता है कि आप किसी की जान नहीं ले सकते। किसी की जान लोगे तो सेक्शन 302 हमारे पर डेथ पेनल्टी तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल, ठीक है। तो कत्ल कर देना या कत्ल करने की धमकी देना, यानी कि कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, ओके, एनी एक्ट फॉरबिडन बाय पाकिस्तान पिनल कोड और अनलॉफुल डिटेनिंग। अनलॉफुल डिटेनिंग का मतलब होता है कि ना गैर कानूनी तरीके से किसी पे कब्जा कर लेना, डिटेन कर लेना, ठीक है। मतलब आप फॉर एग्जांपल किसी को अगवा कर लिया गैर कानूनी तरीके से, किसी घर में जनाब कब्जा कर लिया गैर कानूनी तरीके से, तो कहते हैं अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन। प्रेजुडिस मतलब होता है किसी को नुकसान पहुंचाना। एनी पर्सन व्हाटसोएवर या व्हाटएवर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। कहते हैं ना अगर आप किसी भी बंदे को कोई ऐसा काम करते हैं या करने की धमकी देते हैं जिससे पाकिस्तान पिनल कोड ने मना किया हुआ, या किसी को गैर कानूनी तरीके से उस पर काबिज हो जाते हैं किसी बंदे की प्रॉपर्टी पे, या किसी बंदे को अगवा कर लेते हैं, ठीक है, और आपके पास और इस नीयत के साथ कि आप उसको नुकसान पहुंचाएंगे, और ये सारा कुछ आप करते हैं इस वजह से हैं कि वो अगला बंदा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले। इस चीज को क्या कहेंगे? क्वेश्चन, ठीक है। अब जरा इसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। कहते हैं क्वेश्चन मींस क्वेश्चन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय पाकिस्तान पिनल कोड और अनलॉफुल डिटेनिंग एनी प्रॉपर्टी detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement। इस नियम के साथ कि कोई बंदा आपके साथ एग्रीमेंट कर ले, उस पे आप जबर करते हैं। जबर किस तरह का हो सकता है? उसको आप मार भी सकते हैं, आप उसको अगवा भी कर सकते हैं, उसको डरावा भी दे सकते हैं, धमकी भी दे सकते हैं, ओके। क्वेश्चन की वजह से आपके पास जनाब जो भी एग्रीमेंट बनेगा, लॉ कहता है कि जनाब वो एग्रीमेंट ठीक नहीं होगा, वो एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइडेबल होगा, ओके। तो अब जनाब थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जी द एनालिसिस ऑफ द अबव डेफिनेशन रिवील्स दैट द क्वेश्चन मे बी कंपेलिंग अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर प्रेशर और अ थ्रेट। अच्छा, अब इसमें एक तो पॉइंट है, वो पॉइंट आप लोगों के सामने डिस्कस करने आई क्या आपने पूछे हुए, लेकिन यहाँ पे आपके बुक में वो पॉइंट नहीं। यहाँ पे बेटा बात हुई है थ्रेट करने की, किसी को थ्रेट करने की यहाँ पे बात हुई कि थ्रेट करना भी क्या है आपके पास क्वेश्चन में। लेट्स सपोज एक पुलिस का एसएचओ है, स्टेशन हेड ऑफिसर, और एक मिस्टर ए है जो कि बहुत ही शरीफ आदमी, लेमैन। एसएचओ कहता है कि भाई अगर तुमने मेरे नाम पे प्रॉपर्टी या घर जो है या तुमने मेरे नाम पे ना किया तो मैं तुम्हारे ऊपर
एक दहशतगर्दी का पर्चा कर दूंगा। क्योंकि मैं ऐसा हूँ, मैं चीजें जनाब कोई ऐसा सीन बना दूंगा कि तुम्हारे ऊपर दहशतगर्दी का मैं क्या कर दूंगा, पर्चा कर दूंगा। ठीक है, या चोरी का तुम्हारे ऊपर मैं पर्चा कर दूंगा, थेफ्ट, चोरी का तुम्हारे ऊपर पर्चा कर दूंगा, थेफ्ट का पर्चा कर दूंगा तुम्हारे ऊपर। अब मिस्टर ए शरीफ आदमी है, मिस्टर ने ना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और क्या लो भाई तुम मेरे पे पर्चा कर दो। अब कानून आपसे पूछता है कि क्या ये क्वेश्चन के अंडर आता है या नहीं आता। अंडर में सभी में पढ़ा ही नहीं है, लेकिन ये अपनी पोजीशन के बिहाफ पे कर रहा है। दिस इज क्वेश्चन थ्रेटनिंग टू कमिट, किसी को थ्रेटन करना, किसी को धमकाना। अब किसी ऐसी चीज के लिए धमका रहे हैं जिसके लिए दूसरा बंदा जो है वो लायबल नहीं है, दूसरा बंदा जो है वो मतलब वो आप उसको लायबल नहीं, आप उसको चोर नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है मुझे ऐसे गिरबान से आगे पकड़ ले, मुझे कहा चलो तुमने अपना बंदे को मारा है, मैं कहूँगा भाई मैं तो यहाँ पे हूँ, मैंने किसको मार डाला, मैं तो शरीफ आदमी, मैंने किसको मार डाला। उसने कहा नहीं भाई आ जाओ बताते हैं आप। वो बाद में पता चला कि ना वो बंदा हमारा नहीं है, वो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर हम मर्डर का पर्चा दे देंगे अगर तुमने अपना प्लॉट मेरे नाम पे ट्रांसफर ना किया। दिस इज नॉट अनड्यू इन्फ्लुएंस, दिस इज थ्रेटनिंग। और किसी पे झूठा पर्चा देना ये भी पाकिस्तान पेनल कोड में मना है, और झूठा पर्चा देना बेसिकली पाकिस्तान पेनल कोड में मना है। तो ऐसे काम को करना या करने की धमकी देना, ये दोनों आपके पास क्या है जी, क्वेश्चन है। ऑलराइट, अभी हमने अंडर पढ़ा नहीं है, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन वो उस पे यहाँ पे फॉल नहीं कर रहा हो, कुछ सिचुएशन है वो आपको बताएंगे। सेम एक मिसलेट सपोज एक सेम है बंदा SHO भी है और एक मिस्टर ए है जो कि एक्चुअली में एक थीफ है। मिस्टर ए कहता है कि भाई साहब अगर तुमने ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर ना की तो मैं तुम्हारे खिलाफ थेफ्ट का पर्चा दे दूंगा। हाँ जी, SHO मिस्टर ए को कह रहा है, मिस्टर ए चोर है, थीफ है, कहता है कि जनाब अगर तुमने ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर ना की तो मैं क्या कर दूंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ चोरी का पर्चा दे दूंगा। प्रॉपर्टी ना मिला फिर भी तो आएगा, करते तो भी आएगा। नहीं ये उसको थ्रेट कर रहा है, मतलब थ्रेट कर रहा है, थ्रेटनिंग थ्रेट कर रहा है। तो बताइए क्या ये क्वेश्चन में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा क्वेश्चन में। हाँ जी भैया, भी क्वेश्चन में। अभी भी मैंने आपको बताया था जिस चीज के लिए वो बंदा लायबल ना हो, और आपने पहला आंसर बिल्कुल ठीक किया था। अगर पाकिस्तान पिनल कोड में किसी चीज का तस्करा नहीं है, यानी कि फॉरबिडन बाय पाकिस्तान पिनल कोड नहीं है, तो उसको थ्रेट करेंगे तो जनाब क्वेश्चन में नहीं आएगा। पाकिस्तान पिनल कोड में ये बंदा चोर है, चोर के खिलाफ पर्चा देना तो देना चाहिए आपको। झूठा पर्चा देना, झूठा पर्चा देने की धमकी देना, ये क्वेश्चन में आएगा। सही पर्चा देना या सही पर्चा देने की धमकी देना, ये क्वेश्चन में नहीं आएगा। जी बिल्कुल, मतलब आपका ये क्वेश्चन में नहीं आएगा, लेकिन एग्रीमेंट आपका गलत है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव गलत है। राइट में आ सकता है, राइट में आ सकता है। किसमें? एक तरह से रिश्वत ही दे रहे हैं ना इसको, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली वो उसी में आएगा। मैं सिर्फ तो कह रहा हूं कि एग्रीमेंट ठीक नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं आएगा। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन में आएगा कि नहीं आएगा। तो बेटा ये आएगा, आपने सवाल पूछे थे, दो सवाल, दो लगातार अटेम्प्ट में उसने पूछे थे सेम पार्टीज के साथ, सेम चीजों के साथ, लेकिन फर्क क्या था, उसने एक पार्टी को कहा था जनाब पहली दफा वो शरीफ है, और दूसरी दफा उसने कहा था कि जनाब ये वाकई ही चोर है। इसको जरा पॉज करना, ऐसे चल जी बेटा, क्लियर याद हो कि मसलन साहब। अच्छा, इस चीज को ना आप यहाँ पे उसने बयान नहीं किया हुआ, लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, कहते हैं ना यहाँ पे आजम बीट्स बाबर एंड कंपेल्स हिम टू सेल हिज बाइक फॉर 20,000। आजम ने ना बाबर को अच्छा खासा रखा, आई मीन मारा और कहा कि ना अपनी बाइक को 20,000 में बेचो। आगे कहते हैं हियर बाबर्स कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय कोर्ट बिकॉज़ बीटन समवन इज एन ऑफेंस अंडर पाकिस्तान पेनल कोड। ओके, अब नीचे आ जाओ, एग्जांपल नंबर 3 की तरफ आओ। कहता है जी द गवर्नमेंट थ्रेटन्स टू सीज द प्रॉपर्टी ऑफ आजम टू रिकवर
द फाइन ड्यू फ्रॉम बाबर। गवर्नमेंट क्या कह रही है कि जनाब आजम को कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी सीज कर दूंगी क्योंकि बाबर ने अभी तक मुझे फाइन नहीं दिया। लेकिन बाबर का आजम के साथ रिलेशन क्या है? कहता जी द सन ऑफ द आजम। बाबर कौन है जी? आजम का बेटा। यानी कि गवर्नमेंट आजम को कह रही है कि तुम्हारे बेटे ने हमें फाइन नहीं दिया तो मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को सीज कर दूंगा। क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट ऐसे? जिसने फाइन नहीं दिया उसकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाता है, उसके माँ बाप की या उसके बच्चों की प्रॉपर्टी को सीज नहीं कर दिया जाता। ठीक है, अब इसके हम क्या कहेंगे? आजम पेड द फाइन, हैड द फाइन वाज रिकवर्ड बाय क्वेश्चन, क्योंकि आजम ने फिर फाइन जो वो पे कर दिया। अब बेशक गवर्नमेंट कह रही हो, अब गवर्नमेंट बाबर की प्रॉपर्टी को सीज करने की धमकी देती तो वो क्वेश्चन में ना आता, लेकिन गवर्नमेंट ने आजम जो कि बाबर का बाप है उसकी प्रॉपर्टी को सीज करने की धमकी दी है। तो कानून कहता है जनाब उस बेचारे की गलती नहीं है, आप किसी की गलती ना होने पे भी अगर आप उसको थ्रेट करते हैं ऐसे काम के लिए जो कि पाकिस्तान पिनल कोड में मना है कि किसी की प्रॉपर्टी को सीज करना, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेना, ये मना है, तो कहता है जी आपके पास फिर वो क्वेश्चन में आएगा। तो आजम ने डर के मारे क्या किया? आजम ने खुद से फाइन पे कर दिया। तो ये जो फाइन उसने क्या किया? ये क्वेश्चन मदद से किया। ओके, अगर यहाँ पे लिखा होता ना कि गवर्नमेंट थ्रेटन्स टू सीज द प्रॉपर्टी ऑफ बाबर to recover the fine due from बाबर, तो फिर ये क्वेश्चन की कैटेगरी ना आता। गॉट इट? अच्छा, इसके बाद जनाब क्वेश्चन के बाद कहता है कि बड़ी मजे की चीज कहता है जी इट इज इमटेरियल वेदर द पाकिस्तान पिनल कोड इज और नॉट इन्फोर्स्ड इन प्लेस वेयर द क्वेश्चन इज एम्प्लॉयड इफ द सूट इज फाइल्ड इन पाकिस्तान द प्रोविजंस ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड शैल अप्लाई। देखिए बेटा कितना जी क्वेश्चन अप्लाई हुआ, छोटी सी एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल के साथ ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी, दोनों हैं पाकिस्तानी, लेकिन ये दोनों इस टाइम इंग्लैंड में हैं। ए ने बी को थ्रेट किया, जान से मारने की धमकी दी कि जनाब अगर तुमने पाकिस्तान में जो तुम्हारा प्लॉट है, घर है, अगर तुमने मेरे नाम पे ट्रांसफर ना किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बी ने क्या किया जी? बी ने डर के मारे ए के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। अब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर किस टाइम पे की? जब ये दोनों इंग्लैंड में थे, और जब वो पाकिस्तान में आए थे ना बी ने केस फाइल कर दिया। जैसे बी ने केस फाइल किया प्रॉपर्टी का कि जनाब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये क्वेश्चन के जरिए हासिल किया गया, तो ए ने आगे से जवाब दिया कि सर क्वेश्चन मैंने पाकिस्तान में थोड़ी किया इसके ऊपर, क्योंकि आपका लॉ कहता है कि कोई भी ऐसा काम जो कि जिससे पाकिस्तान पिनल कोड मना करे। अब पाकिस्तान पिनल कोड की जुरिस्डिक्शन सिर्फ पाकिस्तान की हद तक है, पाकिस्तान से बाहर अगर मैं कोई काम करूंगा तो वो पाकिस्तान पिनल कोड की जुरिस्डिक्शन में आएगा ही नहीं, तो मेरे ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं है। मैं बाहर इसको मारने की धमकी दूं, मैं फॉर एग्जांपल हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि कॉलेज के प्रेमिसेस के अंदर जो है हम आपके रिस्पांसिबल हैं, आप हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, अगर कोई मसला होता है तो उसके लिए हम लोग रिस्पांसिबल हैं, लेकिन कॉलेज के प्रेमिसेस के बाहर अगर आप जाएंगे तो वो हमारी जुरिस्डिक्शन से आप बाहर हो जाएंगे, हमें नहीं पता कि आप किधर जाते हैं किधर नहीं जाते, लेकिन जब तक कॉलेज में है आप हमारी रिस्पांसिबिलिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो जुरिस्डिक्शन है, जो हमारा जो कुछ भी है वो कहां तक एप्लीकेबल है? कॉलेज के अंदर। ठीक है, बाहर इसके बाद आप घर किस टाइम पहुंचते हैं, आपको हम ये जरूर देखेंगे कि आपको लेने कौन आ रहा है। अगर आपको लेने वाला आने वाला आपके भाई या आपके अबू या कोई आपके रिश्तेदार अगर आपको लेने के लिए आ रहे हैं तो हम आपसे पूछेंगे बेटा किधर जा रहे हो, आप पक्की बात है इसके साथ जा रहे हो, कोई ऐसा बंदा तो नहीं जिसको आप जानते ना हो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर आप कॉलेज के बाहर आप अपने अबू या भाई के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ जाते हैं तो हम उससे आप लोगों से नहीं पूछ सकते, लेकिन इखलाकी तौर पर तो जाहिर बात है कि हमारा हक भी बनता है, हमारा फर्ज भी बनता है कि आपका ख्याल रखें, लेकिन जो जुरिस्डिक्शन है लीगली वो हमारे सिर्फ इस कॉलेज के प्रेमिसेस के हद तक है। तो इस ए ने भी ये कहा कि सर आपका पाकिस्तान पिनल कोड जो है वो पाकिस्तान की हद तक जो है वो एप्लीकेबल है, पाकिस्तान से बाहर एप्लीकेबल नहीं है। मैंने जो थ्रेट दिया है इसको, मैंने जो मारने की धमकी दी मैंने इंग्लैंड में दी है, जहां पे आपका लॉ एप्लीकेबल नहीं है वहां पे उनका लॉ एप्लीकेबल है। तो फिर यहाँ पे जज साहब ने एक बात की, उसने कहा जनाब इट इज इमटेरियल whether the Pakistan Penal Code is or is not enforced in place where the coercion is employed। किस सिचुएशन में? अगर बी ने केस पाकिस्तान में कर दिया है तो फिर उसके ऊपर पाकिस्तान पिनल कोड, बेशक वो क्वेश्चन आपने इंग्लैंड में एक्सरसाइज किया, बेशक वो जो है वो अपना क्वेश्चन आपने खला में एक्सरसाइज किया, अगर केस पाकिस्तान में लग गया है
अगर केस पाकिस्तान में फाइल कर दिया गया है तो जनाब फिर इसके ऊपर पाकिस्तान पिनल कोड की जुरिस्डिक्शन समझी जाएगी। जहां भी क्वेश्चन हुआ था ये समझ जाएगा कि जनाब ये पाकिस्तान पिनल कोड उस एरिया में एप्लीकेबल था। ओके, दोबारा सुन लें। कानून कहता है कि ना अगर आपने क्वेश्चन किसी ऐसी जगह पे एक्सरसाइज किया है जहां पे पाकिस्तान पिनल कोड एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन अगर केस उस कॉन्ट्रैक्ट का केस जो है कि वो वाइडेबल है या नहीं, उस कॉन्ट्रैक्ट का जो केस है अगर वो पाकिस्तान की कोर्ट्स के अंदर लग चुका है, सूट जो है वो पाकिस्तान में फाइल हो चुका है, तो बेशक वो क्वेश्चन पाकिस्तान में किया गया हो, बेशक वो क्वेश्चन पाकिस्तान से बाहर किया गया हो, इट वुड बी अज्यूम्ड कि वहां पे पाकिस्तान पिनल कोड एप्लीकेबल है। अगर पाकिस्तान में बैठ के इंग्लैंड की भी प्रॉपर्टी कर ले तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं तो फिर जाहिर बात है पाकिस्तान पिनल कोड तो लग ही रहा है ना। मसला क्या है? बाहर की प्रॉपर्टी बेशक आपकी प्रॉपर्टी बाहर की है, लेकिन आप पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर लिखा हुआ किसी बंदे की भी किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो बेशक पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर है, अगर केस पाकिस्तान में लगा है तो फिर पाकिस्तान पिनल कोड वहां पे एप्लीकेबल होगा। अगर ये इंग्लैंड में क्वेश्चन हुआ था, मिस्टर बी ने इंग्लैंड में केस कर दिया था, तो फिर वहां पे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला रूल वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। समझे बात? पाकिस्तान में केस फाइल होना जरूरी है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद देखिए बेटा, सर अगर दो पाकिस्तानी और इंडियन की प्रॉपर्टी को अभी मैंने भी ये सवाल किया था कि अगर पाकिस्तान के अंदर क्वेश्चन किया जा रहा है इंग्लैंड की प्रॉपर्टी के लिए, तो मैंने आगे से जवाब ये दिया पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं तो फिर तो पाकिस्तान पिनल कोड एप्लीकेबल है, तो केस पाकिस्तान में लगेगा। जैसे केस पाकिस्तान में लगेगा तो पाकिस्तान पिनल कोड के हिसाब से फैसला किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद बेटा देखिए, इसकी जरा एग्जांपल देख लेते हैं। बेटा कहता है जी अमीर on board an English ship causes Fakir to enter into an agreement by an act amounting to criminal intimidation under the Pakistan Penal Code। उसने कहा जनाब मैं तुम्हारी ऐसी तैसी मतलब मैं तुम्हें मार दूंगा, यानी कि कोई जुल्म करने की उसने धमकी दी, जो कि पाकिस्तान पिनल कोड में जुल्म समझा जाता है, उस चीज की उसने धमकी दी। Amir afterwards sues Fakir for the breach of contract at Karachi. Amir has employed coercion, although his act is not offence by the law of England and PPC was not in force at that time when or place where the act was done। बेशक वहां पे पीपीसी एप्लीकेबल नहीं होता, बेशक वो आपके पास जो है वो इंग्लैंड के रूल्स के मुताबिक कोई जुर्म नहीं है, लेकिन क्योंकि केस पाकिस्तान में फाइल हुआ है, कराची में फाइल हुआ है, इस वजह से ये क्वेश्चन की कैटेगरी में आए हैं। गॉट इट? अच्छा, इसके बाद कहते हैं जी आपके पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉपी करना जी। देखिए बेटा, ए ने बी से कहा कि भाई अपना घर मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो, बी ने कहा निकल यहां से, नजर ना आए दोबारा, जान से मार दूं तो निकल जाओ यहां से, दबा दो यहां से, कोई मैंने घर नहीं करना, तुमने क्या समझ रखा है, मैं भी बैठा हूं। ए ने कहा ठीक है भाई गुस्सा ना करें, मैं तो आपके लिए ऑफर लेके आया था, लेकिन अगर आप अपना घर नहीं बेचते कोई बात नहीं। ए जनाब वापस आ गया। अब ए था डॉन, इसने अपने छोटे भाई को बताया जो है सी कि बी ने घर मेरे नाम पे ट्रांसफर नहीं किया। सी कहता भाई फिक्र नहीं करें, भाई ने बोला घर ट्रांसफर करवाने का तो करवाने का। सी ने क्या किया जी, ए कहते हैं यार बी शरीफ आदमी है, बी को कुछ नहीं कहना, बी मैं चाहता हूं कि बी खुद मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। सी कहता भाई टेंशन नहीं लेगा। फिर इसने किया ये जनाब, बी की एक बेटी थी बी, सी ने उसको अगवा कर लिया, अनलॉफुल डिटेन, अगवा कर लिया। बी को फोन करके कहता है कि भाई तुम्हारी बेटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मेरी बहनों जैसी है, लेकिन मसला ये है कि तुम्हारी बेटी से ज्यादा सगा मेरा भाई है जिसको तुमने घर नहीं बेचा, तो अगर तुम बेटी की जान चाहते हो तो घर बेच दो। बी ने कहा जनाब मुझे मेरी बेटी की जान से भी ज्यादा अजीज है, तो मैं अपना घर जो है वो तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर देता हूँ, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट उसने कर दिया। बी घर आ गई। अब बी ने जाके केस फाइल कर दी कि सर इसी तरह से मेरे को क्वेश्चन किया गया, तो साबित हो गया। अब यहाँ पे ए कहता है कि सर ना तो मैं इनके पास गया ना मैंने कोई क्वेश्चन किया। देखें क्वेश्चन की डेफिनेशन के हिसाब से
कहते ये हैं कि जनाब किसी काम को करना या किसी काम करने की धमकी देना। इससे पूछिए क्या मैंने इसकी बेटी अगवा की? नहीं। कहते जी क्या मैंने इसको धमकी दी कि तुम्हारी बेटी को अगवा कर लूंगा? कहते जी इसने बल्कि इसने मुझे धमकी दी कि तुम्हें जान से मार डालूंगा, नजर ना आना, तो मैं घर चला गया चुप करके। और सर इसको तो कुछ भी नहीं वैसे भी कहा, इसकी बेटी को अगवा किया था ना किसी ने, लेकिन वो किसी कौन था? ए का भाई सी। अब यहां पे कानून ने फिर एक बात करती, कानून कहता है नोटिस दैट क्वेश्चन में बी एक्सरसाइज्ड फ्रॉम एनी पर्सन। लाजमी नहीं कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ही क्वेश्चन करे, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के बिहाफ पे दूसरा बंदा भी क्वेश्चन कर सकता है। एनी पर्सन हु इज इवन नॉट अ पार्टी टू द सॉरी एंड मे बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी पर्सन। मतलब लाजमी नहीं कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पे ही क्वेश्चन हो और कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ही क्वेश्चन करे। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के किसी दूसरे बंदे के खिलाफ क्या किया जा सकता है? क्वेश्चन एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो लिहाजा ये भी आपके पास क्वेश्चन की कैटेगरी में फॉल करेगा। व्हाट इट? किसी किस्म का असलम सही। इसके बाद देखिए बेटा, जब साबित हो जाता है कि जनाब आपके पास जो है वो क्वेश्चन हो चुका है, अब लॉ कहता है जी अब इस कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस हो जाएगा वॉइडेबल। क्या हो जाएगा स्टेटस? वॉइडेबल, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट अंडर क्वेश्चन इज वॉइडेबल। अब वॉइडेबल का बेटा मतलब क्या होता है? वॉइडेबल का मतलब होता है कि जनाब आपके पास यहाँ पे अग्रीड पार्टी के ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट इसकी वैलिडिटी डिपेंड करती है। अगर आप अग्रीड पार्टी यानी कि मिस्टर ए बी अगर चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो जैसे ही उसको कंटिन्यू करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपके पास क्या बन जाएगा? वैलिड बन जाएगा। और अगर चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, यानी कि या तो अवॉइड कर सकता है या फिर कंटिन्यू कर सकता है। अवॉइड करेगा तो क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। और अगर कंटिन्यू करेगा तो क्या हो जाएगा? यानी कि या तो वैलिड होगा या फिर वॉइड होगा। और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है जनाब? ये एग्रीड पार्टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, अगर तो कंटिन्यूड है, वैलिड है तो वेल एंड गुड। और अगर अवॉइड कर दिया गया यानी कि वॉइड कह दिया गया तो फिर यहाँ पे आपको लॉ कहता है कि जनाब जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए तो अब आपकी रेस्टिट्यूशन हो जाएगी। रेस्टिट्यूशन का बेटा मतलब होता है रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स, कि जिस बंदे ने जो बेनिफिट लिया होगा, मिसाल के तौर पर बी ने ए को, जाहिर पता है एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो बी ने ए को कुछ पैसे दिए होंगे, लेकिन वो पैसे हो सकता है कि ए के लिए वो ठीक ना हो, तो ए को जो पैसे मिले हैं वो बी को वापस करेगा और बी के नाम पे जो घर है वो बी ए को उसका घर वापस कर देगा। दिस इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पे लिखा होगा restitution of benefit of decision the party rescinding a voidable contract shall, if he has received any benefit from another party, restore such benefit. Explanation: restitution के restoration of benefits कि अगर A ने B को कुछ पैसे दिए हैं तो B वो पैसे A को वापस कर देगा, और B ने अगर A के नाम पे घर को ट्रांसफर किया है तो A वो घर B को वापस कर देगा। जी बेटा क्लियर? यहाँ तक मसले साहब, यहाँ तक प्रॉब्लम ऑल ओके? चले आगे। इसके बाद है बेटा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस बेटा देखिए बेटा, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब यह है कि दो पार्टीज में यानी कि दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज में कोई ऐसा रिलेशन है कि जिसमें एक पार्टी एक ऐसी पोजीशन पे बैठी है कि वो दूसरी पार्टी की विल को यानी कि उसकी चाहत को कंट्रोल कर सकती है, और कंट्रोल करते हुए अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाकर कुछ बेनिफिट हासिल कर लेती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of other
and uses that position to obtain an unfair advantage over the other. Got it? कि जनाब दो पार्टी के दरमियान एक ऐसा रिलेशन है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की पावर को, उसकी विल को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, ठीक है, और अपनी वो वही पार्टी अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाकर जनाब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी टीचर की, ठीक है, और अपने स्टूडेंट के साथ, इसी तरह डॉक्टर की मरीज के साथ, इसी तरह लॉयर की उसके क्लाइंट के साथ। समझ रहे ना बात को? जनाब इसको हम लोग क्या कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस। एग्जांपल देखिए बेटा, एग्जांपल नंबर 8, आजम हैविंग एडवांस्ड मनी टू हिज सन बाबर ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी, अपॉन बाबर्स कमिंग ऑफ एज obtains by misuse of partial parental influence a bond from Babar for a greater amount than the sum due in respect of advances. Azam employs undue influence. ले जनाब इस तरह के भी होते हैं माँ बाप। अब्बा जी ने क्या किया जी, बचपन में इसको लोन दिया अपने बेटे को, ठीक है पुत्र ये चलो ये इसको कर्जा समझना, जब बड़े हो तो मुझे पैसे वापस कर देना। ओके जी, पुत्र बड़ा हुआ, कमाई शुरू की, अब्बा जी ने कहा पुत्र याद है तुमने कहा था जब तुम बड़े हो मुझे मेरा लोन वापस करोगे जी। अब वो कहता पुत्र देखो सारी जिंदगी सारी जवानी मैंने तुम्हारे लिए डाल दी, सारा कुछ सेक्रीफाइस किया तुम्हारे लिए, शक भी किसमें कोई नहीं है, माँ बाप करते हैं। पुत्र को 100% इमोशनल कर दिया, कहा देखो कर्जा तो मेरा वैसे 2 लाख रुपए है, वैसे तो तुम उतार नहीं सकते हमारा कर्ज, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि तुम हमें 20 लाख रुपए दे दो। अब कानून रिश्तों को नहीं समझता, कानून कानूनियत को समझता है। कानून ने क्या जनाब, ये बंदा अपने बाप होने का नाजायज फायदा उठा रहा है, अपने बाप होने का नाजायज फायदा उठा रहा है, और उस बेटे को ये है कि ना अगर बाप ने कह दिया तो फिर मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी, हालांकि बेटा भी नहीं चाहता 20 लाख रुपए देने, लेकिन बाप ने कह दिया तो फिर माननी पड़ेगी। अब इस सिचुएशन में इट वुड बी एज्यूम कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया लोन की रीपेमेंट का ज्यादा अमाउंट का, दिस इज इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। जैसे कहता ना माँ मेरी शक्तियों का नाजायज फायदा उठाया गया, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया, तो ये इसी तरह जनाब जब आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जाए तो समझ लें कि आपके साथ क्या हो रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है। ओके, हम अक्सर कहते हैं बड़े भाई बहन हो तो हम कहते हैं सिर्फ ये बड़ा होने का नाजायज फायदा उठाना है। अब वो बड़े होने का नाजायज फायदा उठाने का क्या मतलब, मतलब आप बैठे हैं, आपका बड़ा भाई साथ बैठा है, बेल हुई है, बड़ा भाई जाता है कभी नहीं है। एक दफा बड़ा मतलब हमारे घर में फिर बाद में खुद भी बड़ा हंसे, एक दफा बेल हुई जनाब, घर की अबू बैठे थे, हम सारे बैठे ना मतलब टीवी देख रहे थे, बेल हुई, अब्बू ने भाई को कहा हैदर देखो कौन है, हैदर ने कहा हसन देखो कौन है, मैंने कहा कासिम देखो भाई कौन है तो कासिम चुप कर गया, तो देखा मेरे से छोटा तो है नहीं, तो वो जनाब जाके भाई ने देखा जाके। तो इसका मतलब क्या है कि लोग बड़े होने का नाजायज फायदा उठाते हैं, दिस इज कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस। ओके, तो अच्छा एग्जाम्पल नंबर बेटा 9 देखिए, अमीर a man enfeebled by disease or age, तो वो बेचारा लाभर हो चुका है एज की वजह से, बीमारी की वजह से, is induced by Asif's influence over him as his medical attendant। अब जाहिर बात है आसिफ मेडिकल अटेंडेंट उसका वो देखभाल कर रहा सारी की सारी, वो बेचारा उसी के आश्रय में है। अब आसिफ ने बात की होगी तो वो उसको डर है कि अगर मैंने इनकार किया तो कहीं ये ना हो कि मुझे छोड़ के चल जाए, मुझे तो कोई नहीं संभालेगा। एग्रीड टू पे आसिफ एन अनरीजनेबल सम फॉर हिज प्रोफेशनल सर्विसेज, उसने कहा यार मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूंगा। आसिफ ने ब्लैकमेल किया उसको, यहाँ अगर तुम मुझे ज़्यादा पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा। आसिफ एम्प्लॉयज अनड्यू इन्फ्लुएंस, आसिफ ने क्या किया, अनड्यू इन्फ्लुएंस। गॉट इट? इसकी लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है वो इंशाल्लाह ताला हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमारे पास क्वेश्चन और अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन क्लियर? एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, ऑल क्लियर? चलिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपको।